Hello students, in the last video we have discussed racemic mixture. Then how to separate the racemic mixture into two enantiomers, that is resolution process, different resolution methods. In the present video we will discuss enantioselective synthesis, or asymmetric synthesis. इस टर्म का हमारे पास क्या मीनिंग है? हमें कायरल कंपाउंड बनाना है फ्रॉम ए कायरल कंपाउंड. सपोज मेरे पास कोई भी ए कायरल कंपाउंड है. एक कायरल कंपाउंड से मुझे कायरल बनाना है और आप कह सकते हैं मुझे वन एनेंशियोमर बनाना है. यूजली जब भी हम ए कायरल कंपाउंड से कुछ सिंथेसाइज करते हैं, सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है इथाइल मिथाइल कीटोन. अगर मैं इसके रिडक्शन करूँगी विद सम रिड्यूसिंग एजेंट, मेरे पास CH3 CHOH C2H5 बनेगा. ये मेरा कायरल सेंटर बन जाएगा, न्यू स्टीरियो सेंटर बन जाएगा इस मॉलिक्यूल में. जब मैं इसके साथ रिडक्शन करूँगी, ये मेरा सेंटर प्लेनर है तो मेरा जो H नेगेटिव का अटैक है दोनों साइड से हो सकता है. दोनों साइड से हो सकता है तो मेरे पास दोनों ही एनेंशियोमर बनेंगे. दैट मीन्स मेरे पास रेसिमिक मिक्सचर. जब भी हम एक कायरल कंपाउंड से कायरल बनाना चाह रहे हैं तो मेरे पास यूजली दोनों एनेंशियोमर्स बनने की प्रोबेबिलिटी होती है. दोनों एनेंशियोमर्स बनने की प्रोबेबिलिटी होती है तो मेरे पास रेसिमिक मिक्सचर आ जाएगा. हमें एनेंशियोसेलेक्टिव सिंथेसिस करनी है, मीन्स एक कंपाउंड एक एनेंशियोमर डोमिनेंटली बनाना है ओवर द अदर. इस प्रोसेस को, इस मेथड को हम एसिमेट्रिक सिंथेसिस या एनेंशियोसेलेक्टिव सिंथेसिस कह सकते हैं. ये अब हमारा कैसे पॉसिबल है? अगर हम कोई भी रिएक्शन जिसमें हम कायरल कंपाउंड बनाना चाह रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कायरल रीएजेंट करें तो हमारे पास एक एनेंशियोमर डोमिनेटली बनता है ओवर द अदर. तो इसमें हमारे पास सबसे पहला मेथड है कि हमने जो भी स्टार्टिंग मटेरियल है, जो भी रिएक्टेंट है, उसके साथ कोई कायरल लीगेंड, कायरल रीएजेंट अटैच कर दिया. सपोज मेरा R रिएक्टेंट है, इसके साथ मैंने कायरल रीएजेंट अटैच कर दी. देन उसके बाद मैंने इसकी रिएक्शन करी, ये R मेरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और उसके साथ मेरा कायरल एजेंट अटैच्ड है. उसको फिर मैं प्रोडक्ट और कायरल रीएजेंट को अलग अलग कर लूँगी. तो जब मेरे पास रिएक्टेंट किसी भी कायरल रीएजेंट के साथ अटैच होएगा, ये मेरे रिएक्टेंट को कायरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा. और कह सकते हो कि जो भी इस पे रिएक्शन होएगी रिएक्टेंट पे, वो एक साइड से होएगी. तो डेफिनेटली मेरे पास एक एनेंशियोमर डोमिनेंटली बन जाएगा. इसके हमारे पास एग्जाम्पल है, लैक्टिक एसिड हमें बनाना है फ्रॉम पायरुविक एसिड. पायरुविक एसिड हमारे पास ये मॉलिक्यूल होता है. पायरुविक एसिड की अगर मैं रिडक्शन करूँगी यूजिंग LAH, मैंने कोई कायरल रीएजेंट, कायरल एनवायरनमेंट यहाँ पे नहीं यूज़ करा, तो मेरे पास यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर बनेगा. दैट इज़ मेरी बोथ एल्कोहल्स बन जाएंगी, या मैं कह सकती हूँ मेरे लैक्टिक एसिड के दोनों एनेंशियोमर्स बन जाएंगे. बट अगर मैं इस केस में कुछ कायरल ऑक्सिलरी या कायरल एजेंट अटैच कर दूँ, इस केस में हम मेंथोल मॉलिक्यूल अटैच करते हैं. मेंथोल मॉलिक्यूल को मैं R-OH से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, स्टार लगा रही हूँ. वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास कायरल मॉलिक्यूल है. मेंथोल की हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होती है? साइक्लोहेक्सेन हमारे पास रिंग है, उसके अबव प्लेन में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक OH ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे बिलो प्लेन में मेरे पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा होता है. ये मॉलिक्यूल मेरा कायरल हो गया. ये OH है, ये R पार्ट बाकी सारे पार्ट को मेरा रिप्रेजेंट करें. जब मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एल्कोहल ट्रीट करा तो मेरे पास जो रिएक्टेंट है दैट इज़ R कायरल एजेंट के साथ अटैच हो गया. मेरे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की क्या स्ट्रक्चर आ गई? कायरल ऑक्सिलरी उसमें अटैच होने के बाद COR डैश
आर के साथ मैं अगेंस्ट 4 लगा रही हूँ, मैं उसको कायरल मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो ये मेरे पास मेंथाइल पायरुवेट मॉलिक्यूल आ जाता है। ये अल्कोहल मैं यहाँ पे मेंथोल दिखा रही हूँ और ये मेरे पास एक फॉर्म है, लीवो फॉर्म हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब मेरे पास रिएक्टेंट और कायरल एजेंट यहाँ पे अटैच हो गया। अब मैं इसकी रिडक्शन करूँगी। जब मैं इसकी रिडक्शन करूँगी, मेरे पास ये ग्रुप एक ही साइड पे, जब मेरा ये ग्रुप मेंथोल इस कार्बोक्सिलिक एसिड पे अटैच हो जाता है, दैट इज़ एस्टर बन जाता है, ये सिर्फ एक ही साइड से मेरे पास H नेगेटिव का अटैक करवा अलाउ करता है, दूसरी साइड से नहीं पॉसिबल। दैट मीन्स मेरे पास एक ही टाइप का एनेंटियोमर बनेगा। दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CHOH, रिडक्शन करी हमने कार्बोनाइल ग्रुप की और साथ में उसके वो हमारा एस्टर ग्रुप लगा हुआ है कायरल। ये मेरे पास जो भी प्रोडक्ट बना है वो हमारे पास एक ही फॉर्म बनी है, दैट इज मेंथाइल लैक्टेट। मेंथाइल लैक्टेट बन गया, उसकी हमने हाइड्रोलिसिस करी। जब भी हम एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं हमें फ्री एसिड मिल जाता है, साथ में अल्कोहल मॉलिक्यूल मिल जाता है। तो मेरे पास मेंथाइल लैक्टेट की करी तो मेरे पास लैक्टिक एसिड लीवो वाला मिल जाएगा। मैं माइनस से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ये मेरा लैक्टिक एसिड और साथ में हमें फ्री मेंथोल मॉलिक्यूल मिल गया। तो इस तरह अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कायरल रीएजेंट मेरे पास एनेंशियो सिलेक्टिव सिंथेसिस हो जाती है। मेरे पास एक ही एनेंशियोमर डोमिनेटली बनते हैं ओवर द अदर। ये था हमने कोई कायरल ऑक्सिलरी अटैच कर लिए। सेकेंड मेथड हमारे पास है इन द प्रेजेंस ऑफ सम एंजाइम्स। अगर हम कोई रिएक्शन करें उसके लिए हमारे पास है, हमने बेंज़ल्डिहाइड की रिएक्शन करी। बेंज़ल्डिहाइड मॉलिक्यूल में जब हम कोई HCl मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल है, C डबल बॉन्ड O पे अटैच हो जाता है। इट इज़ हमारे पास क्या बना, C6H5, HCl का CN ने C डबल बॉन्ड O पे अटैक करा, दैट इज़ डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन O पे शिफ्ट हो गए, वहाँ पे OH और यहाँ पे ऑलरेडी H लगा, तो मेरे पास ये मॉलिक्यूल बन जाता है। ये मॉलिक्यूल मेरा अगेन रेसिमिक मिक्सचर बनता है। इसको मैं अगर हाइड्रोलिसिस कर दूंगी, साइनाइड ग्रुप कार्बोक्सिल में कन्वर्ट हो जाएगा। एसिडिक कंडीशन में डाइल्यूट में हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, बट ये मेरे पास रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है, मेरी दोनों फॉर्म्स बन रही है। हमें एनेंशियो सिलेक्टिव सिंथेसिस करनी है। सेम रिएक्शन अगर मैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एंजाइम्स हमारे कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एनेंशियो सिलेक्टिव सिंथेसिस फैसिलिटेट करते हैं। तो ये रिएक्शन हम इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इमल्सिन करते हैं, तो मेरे पास जो अल्कोहल बनेगी, जो कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोलिसिस के बाद बनेगा, वो मेरे पास कायरल बन जाएगा। अगेन ये जो मेरा एंजाइम की प्रेजेंस में जब एडिशन हुई तो मेरा एक ही साइड पे एडिशन पॉसिबल है, देन उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा वो हमारे पास कायरल बनेगा। यहाँ पे जब इमल्सिन एंजाइम यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास लीवो फॉर्म बनती है। तो इस तरह अगर मुझे किसी भी एक कायरल रिएजेंट से कायरल कंपाउंड बनाना है तो मुझे कुछ कायरल ऑक्सिलरी या कायरल एनवायरनमेंट यूज़ करना पड़ेगा ताकि मेरा एक ही प्रोडक्ट डोमिनेटली बने ओवर द अदर प्रोडक्ट। अब हमारे पास वो सेंटर मॉलिक्यूल का, सपोज मैंने एक रिएक्शन आपको दिखाई, ये वाली, यहाँ पे मेरी रिएक्शन हुई, रिडक्शन हुई, क्या प्रोडक्ट बना, ये वाला, ये मेरा कायरल सेंटर बन गया। वो सेंटर जो मॉलिक्यूल में रिएक्टेंट में एक कायरल था, प्रोडक्ट में कायरल बन जाता है, उस सेंटर को हम क्या कह देते हैं, प्रो कायरल सेंटर। और उस एटम को हम क्या कह देते हैं, प्रो कायरल एटम। प्रो कायरल एटम हमारा कौन सा हो गया, जो हमारे पास
मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम में, मेरा मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम है जिसमें एक हाइड्रोजन या जिस ग्रुप पे रिएक्शन करने पे वो कायरल सेंटर में कन्वर्ट हो जाए उसको हम प्रोकायरल सेंटर कह देते हैं, और इस फिनोमिनन को हम क्या कह देते हैं? प्रोकायरलिटी। वो सेंटर मेरे मॉलिक्यूल में जो हमें कायरल सेंटर दे दे बट रिएक्टेंट में वो एकायरल है, उसको हम प्रोकायरल, प्री मीन्स कायरल बनने से पहले वाला सेंटर, वो जो एकायरल है। तो ये हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं जहाँ पे हम एसिमेट्रिक सिंथेसिस कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टीरियोआइसोमर। हमारे पास 3D मॉलिक्यूल है। 3D मॉलिक्यूल्स को हम जर्नली कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कोई भी कार्बन है, उस पर 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं हमारे। 2 ग्रुप हम सेम प्लेन में दिखाते हैं, एक हम अबव द प्लेन दिखा देते हैं और एक हम यहाँ पे H ले लेते हैं, एक हम बिलो द प्लेन दिखा देते हैं। जो हमारा 3D मॉलिक्यूल है उसको हम मॉलिक्यूलर मॉडल की हेल्प से एक्सप्लेन कर देते हैं। ये मेरा मॉलिक्यूल है, इसमें अगर मैं ये 2 एटम सेम प्लेन में ले लूँ, ये मेरा एटम अबव द प्लेन है और ये मेरा बिलो द प्लेन है, तो ऐसे हम 3D मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं। हम हर बार 3D रिप्रेजेंटेशन से मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर या स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं एक्सप्लेन कर पाते। नोटबुक पे ड्रॉ करें दैट मीन्स हमें उनका 2D रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए। 2D रिप्रेजेंटेशन हमारे पास 2 टाइप के, वन इज फ्लाइंग वेज फॉर्मूला। फ्लाइंग वेज फॉर्मूले में मैं मॉलिक्यूल को इस तरह देखूंगी, 2 एटम्स मेरे टूवर्ड्स ऑब्जर्वर दिख रहे हैं, 2 मेरे अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर दिख रहे हैं। जो मेरे टूवर्ड्स ऑब्जर्वर दिख रहे हैं, ऑब्जर्वर की तरफ मैं यहाँ से देख रही हूँ तो इस तरफ मेरे ये टूवर्ड्स ऑब्जर्वर हैं। ये एटम्स को मैं डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करूँगी और जो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है उनको मैं हैश्ड लाइन से रिप्रेजेंट करूँगी। तो इस मॉलिक्यूल का फ्लाइंग वेज फॉर्मूला हमारे पास क्या होएगा? यहाँ सेंटर में हमारे पास कार्बन है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर मेरे पास वाइट एंड ब्लू है, उसको मैं हैश्ड लाइन से दिखा दूँगी। ये मेरा वाइट मॉलिक्यूल हो गया, ये मेरा ब्लू हो गया, और डार्क लाइन से मैं जो टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है वो मेरे ब्लैक एंड रेड है। ब्लैक हो गया इस साइड मेरे पास, ये मेरा रेड हो गया। तो फ्लाइंग वेज फॉर्मूले में हम मॉलिक्यूल को इस अकॉर्डिंग देखेंगे। 2 एटम्स हमें फील करेंगे टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है, 2 अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। टूवर्ड्स ऑब्जर्वर वाले में डार्क लाइन से रिप्रेजेंट कर दूँगी, आप इसको और डार्क भी कर सकते हैं, अदरवाइज कॉन्टिन्यू लाइन से भी दिखा सकते हैं। हैश्ड लाइन जो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। ये हमारे पास फ्लाइंग वेज फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन का। देन हमारे पास है फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में हम अपने मॉलिक्यूल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? फिशर प्रोजेक्शन में वही 3D मॉलिक्यूल को हम वाइट दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे, ये मेरा एटम ब्लैक, अबव द प्लेन मेरे पास रेड एटम है, बिलो द प्लेन मेरे पास ब्लू एटम है। इस मॉलिक्यूल को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस केस में जो मेरे एटम्स सेम प्लेन में हैं उनको मैं वर्टिकल लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। दैट इज मैंने वर्टिकल, जो मेरी सेंटर वाली कार्बन है वो क्रॉस सेक्शन दिखा रहा है। वर्टिकल लाइंस मेरी ये होगी, हॉरिजेंटल लाइन मेरी ये वाली होगी। वर्टिकल लाइन पे मैं जो मेरे एटम्स सेम प्लेन में वाइट दिखा दिए, यहाँ पे मैंने ब्लैक दिखा दिया। हॉरिजॉन्टल जो मेरे अबव एंड बिलो है, मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, ये मेरे सेम प्लेन में, इसको मैंने इस तरह खींचा कि ये मेरे पास वर्टिकल बन गया। जब मैं इसको इस तरह खींच रही हूँ तो मेरा रेड एटम
राइट हैंड साइड हो रहा है, जो अबव द प्लेन है ब्लू एटम मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल साइड के रेड मेरा राइट हैंड साइड हो गया, ब्लू मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो मेरी इस मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन है। ऐसे मेरे पास इसकी दूसरी फॉर्म ये एटम है, ये मॉलिक्यूल है। इस केस में अब मैं दूसरी फॉर्म कैसे रिप्रेजेंट करूँगी इसके विद रिस्पेक्ट। अब मैं इस केस में अगेन वाइट एंड ब्लैक मेरा सेम प्लेन में दिखा रहा है। देखिए वाइट एंड ब्लैक मैं वर्टिकल लाइन पे दिखा दूँगी। अब इस केस में जो मेरा अबव द प्लेन मॉलिक्यूल अगर मैं ऐसे देखूँ, अबव द प्लेन मेरा ब्लू एटम आ रहा है, रेड मेरा, ये मेरे पास दूसरा एनेंटियोमर हो गया। ये दोनों इनकी फिशर प्रोजेक्शन है 3D, एक की मैं ऑलरेडी ड्रॉ कर चुकी हूँ। इस वाले मॉलिक्यूल की हमारे पास 3D प्रोजेक्शन अगर हम ड्रॉ करेंगे, ये मेरा वाइट एटम आ गया, ये मेरे पास ब्लैक एटम आ गया, ये मेरा ब्लू एटम आ गया और ये मेरा रेड एटम आ गया। तो इस तरह किसी भी मॉलिक्यूल की 3D से फिशर प्रोजेक्शन 2D हम कैसे बनाएंगे, हम इमेजिन करेंगे मेरा जो 3D मॉलिक्यूल है उसमें दो एटम्स मेरे सेम प्लेन में है, सेम प्लेन में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। एक मेरा अबव द प्लेन दिखा रहा है और एक मेरा बिलो द प्लेन दिखा रहा है। जो मेरे दो एटम सेम प्लेन में उनको मैंने इमेजिन करा कि ये मेरी वर्टिकल लाइन बन गई, इसको खींच के ये मैंने वर्टिकल लाइन बनाई। जब मैंने वर्टिकल लाइन बनाई तो मेरा जो अबव द प्लेन वाला है वो राइट साइड आ रहा है, बिलो द प्लेन मेरा लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है। वाइट एंड ब्लैक मेरा सेम प्लेन में ले रही, उनको मैंने वर्टिकल लाइन पे दिखा दी। अबव द प्लेन राइट हैंड साइड आ गया, बिलो द प्लेन। इस तरह मैं फिशर प्रोजेक्शन, ये मेरा 3D मॉलिक्यूलर मॉडल और ये मेरी फिशर प्रोजेक्शन है। तो मैं इजीली मॉलिक्यूलर मॉडल से फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ कर सकती हूँ। अब एक मॉलिक्यूल की हमारी बहुत सारी फिशर प्रोजेक्शन हो सकती है। वो मेरी फिशर प्रोजेक्शन सेम एनेंटियोमर को रिप्रेजेंट कर रही हैं, अलग अलग एनेंटियोमर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। हम कैसे देखेंगे, सपोज मेरे पास ये दो फिशर प्रोजेक्शंस हैं, दोनों फिशर प्रोजेक्शन में मेरे चारों ग्रुप्स सेम लगे हुए हैं, चारों ग्रुप सेम लगे हैं। मैंने चेक करना है ये दोनों फिशर प्रोजेक्शन मेरी सेम एनेंटियोमर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं या डिफरेंट एनेंटियोमर को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स है, कुछ कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन है, अगर मैं अपने मॉलिक्यूल को 180 पे रोटेट कर रही हूँ, मेरे पास 180 पे रोटेट करने पे इस मॉलिक्यूल की, अब हम यहाँ पे चार अलग अलग ग्रुप लगा लेते हैं। दैट इज़ ये मेरी कार्बन होगी, ये मेरा हाइड्रोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड आयोडीन, चार एटम्स होंगे। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को 180 पे रोटेट कर रही हूँ, मेरे पास नया फिशर प्रोजेक्शन क्या आएगी, 180 पे रोटेट करा, H इधर आ गया, Cl उधर आ गया, ऑपोजिट, Br एंड IB ऑपोजिट आ गया। अगर मैं मॉलिक्यूल को 180 पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मेरा सपोज एक मेरी फिशर प्रोजेक्शन ये है, दूसरी फिशर प्रोजेक्शन ये है। इस फिशर प्रोजेक्शन को जब मैं 180 पे रोटेट करी, मेरे पास ये फिशर प्रोजेक्शन आ रहे हैं। अगर मेरे मॉलिक्यूल में सारे एटम्स न्यू प्रोजेक्शन में आ जाते हैं, जो ऐसा लग रहा है मुझे 180 पे रोटेट करिए, तो ये मेरा सेम एनेंटियोमर को रिप्रेजेंट करे। दैट मीन्स अगर मैं मॉलिक्यूल में 180 की रोटेशन कर रही हूँ तो वो सेम एनेंटियोमर रिप्रेजेंट करे, जिसको मैं 1 से ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये दोनों फिशर प्रोजेक्शन सेम एनेंटियोमर की है। बट अगर मैं मॉलिक्यूल को 90 या 270 पे रोटेट कर रही हूँ, सपोज मैं 90 पे रोटेट कर, इसको मैं 90 पे रोटेट करूँ, मेरे पास हाइड्रोजन यहाँ पे आ गई, ब्रोमीन यहाँ पे आ गई, क्लोरीन यहाँ पे आ गई, आयोडीन यहाँ पे आ गई। अगर मैं इससे ये वाली प्रोजेक्शन देखूँ तो मुझे लग रहा है टोटल सारे मॉलिक्यूल में 90 डिग्री का एंगल ऑफ रोटेशन आ गया है। 90 डिग्री का एंगल ऑफ रोटेशन आ गया है, वहाँ से मैं ये कहूँगी ये मेरा दूसरा एनेंटियोमर मैं 2 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ऐसे अगर मैं मॉलिक्यूल को 270 पे रोटेट कर रही हूँ, 270 पे रोटेट कर रही हूँ, तो मेरे पास हाइड्रोजन ये 90, ये 180, ये 270, दैट इज़ हाइड्रोजन यहाँ आ गई। देन मेरे पास नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन मेरी यहाँ आ जाएगी,
क्लोरीन मेरी यहाँ आ जाएगी 90, 180, 270 एंड आयोडीन मेरी यहाँ पे आ जाएगी। अगर मैं इस फॉर्म से ये वाली फॉर्म देखूँ तो मुझे लग रहा है मेरा सारा मॉलिक्यूल 270 डिग्री पे रोटेट हो गया। 270 पे रोटेट हो रहा है तो मैं उस केस में कहूँगी मेरे पास ये दूसरा एनेंटियोमर रिप्रेजेंट कर रहा है। मॉलिक्यूल में अगर 180 पे रोटेशन है, 90 का इवन मल्टीपल, 90 2 ज़ा 180 इवन मल्टीपल है 90 का, तो मेरे पास सेम एनेंटियोमर रिप्रेजेंट कर रहा है। 90 का ऑड मल्टीपल है, यहाँ पे 90 को 1 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे 90 को 3 से मल्टीप्लाई करें, तो वो मेरी अलग एनेंटियोमर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स मेरे पास रूल क्या आ गया, अगर हमारी फिशर प्रोजेक्शन रोटेट कर रही है और रोटेशन मेरी 90 की इवन मल्टीपल है, दैट इज 2, तो मेरे पास वो सेम फिशर प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट करती है। सेम फिशर प्रोजेक्शन और मैं क्या कह सकती हूँ, सेम एनेंटियोमर रिप्रेजेंट कर रहा है। बट अगर मेरी रोटेशन 90 की ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है 1 और 3, 1 करूँगी तो 90 डिग्री, 3 करूँगी 270 डिग्री, तब मेरे पास डिफरेंट एनेंटियोमर रिप्रेजेंट कर रही है। वो मेरे पास जो हमने सेकेंड से रिप्रेजेंट करा डिफरेंट एनेंटियोमर, ये हमारा रोटेशन का फर्स्ट रूल है। देन उसके बाद हमारे पास है, हमने एक एटम ब्रेक करके दूसरी जगह लगा दिया, हमने पोजीशन ऑफ डिफरेंट एटम इंटरचेंज कर दी। मेरे पास इनिशियल मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। सपोज मैंने पास दूसरी फिशर प्रोजेक्शन ये वाली है, तीसरी फिशर प्रोजेक्शन मेरे पास ये वाली है, चौथी फिशर प्रोजेक्शन मेरे पास ये वाली। अब इनमें से कौन सी फिशर प्रोजेक्शन, मैं इनको 1 2 3 4 से लिख लेती हूँ। कौन सी फिशर प्रोजेक्शंस सेम एनेंटियोमर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सी डिफरेंट को करिए, हम कैसे चेक करेंगे। अगर मेरे मॉलिक्यूल में इवन नंबर ऑफ इंटरचेंजेस एटम्स का, तो वो सेम एनेंटियोमर को रिप्रेजेंट कर रही है, सेम फिशर प्रोजेक्शन को करिए। बट अगर ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंजेस है, वो डिफरेंट एनेंटियोमर्स को रिप्रेजेंट करिए। अगर मेरे पास इवन नंबर ऑफ इंटरचेंजेस है, मीन्स 2 4, तो वो सेम एनेंटियोमर्स को रिप्रेजेंट करिए। ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंजेस हैं, तो वो डिफरेंट एनेंटियोमर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी हम चेक करते हैं, मेरे पास ओरिजिनल फिशर प्रोजेक्शन ये है, इससे अगर मेरे पास ये आ रही है, मेरे पास क्या हो रहा है, HCl उसी पोजीशन पे रह रहा है, IBr की इंटरचेंज हो रही है। IBr मीन्स एक इंटरचेंज, Br इस जगह पे लग गया I, तो यहाँ पे मेरे पास 1 इंटरचेंज हो रहा है, 1 इंटरचेंज हो रहा है, तो ये दोनों मेरे को एनेंटियोमर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 1 और 2 का मेरे पास क्या रिलेशन आ गया, एनेंटियोमर्स। अगले मॉलिक्यूल में मेरे पास इस एटम से मैंने ये देखा, इस केस में मेरे पास क्या हो रहा है, क्लोरीन एटम वहीं पे ही पड़ा है। पहले मेरे पास आयोडीन एंड हाइड्रोजन ब्रोमीन चेंज हुआ,
आयोडीन एंड ब्रोमीन जब चेंज होंगे, ब्रोमीन यहाँ पे आ गया, आयोडीन मेरा इस पोजीशन पे आ जाएगा। देन मेरा आयोडीन एंड हाइड्रोजन चेंज हुआ। पहला इंटरचेंज मेरा आयोडीन एंड ब्रोमीन में हुआ, एक इंटरचेंज। देन दूसरा इंटरचेंज मेरा आयोडीन एंड हाइड्रोजन में हुआ। तो यहाँ पे मेरे पास 2 इंटरचेंज हो गए और इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज हो गए। 2 इंटरचेंज हो गए तो मैं क्या लिख सकती हूँ, सेकेंड एंड थर्ड सेम है, एनेंटियोमर्स नहीं है, सेम ही कंपाउंड को रिप्रेजेंट करें। ऐसे इस वाले केस में अगर मैं देखूं, मेरे पास इसके विद रिस्पेक्ट अगर मैं देखूं, इसमें आयोडीन सेम पोजीशन पे है। देन उसके बाद हमारा सपोज HCl में एक्सचेंज हो जाए, Cl मेरा ऊपर आ जाएगा, H नीचे आ जाएगा। देन उसके बाद अगला एक्सचेंज H और Br में हो रहा है, Br इधर आ गया, H मेरा इधर आ गया। यहाँ पे अगर हम देखें HCl में अगर इंटरचेंज हो जाता है, Cl मेरा यहाँ पे आ जाता है, H मेरा इधर आ गया। देन H और Br में एक इंटरचेंज मेरा क्या हुआ, H और Cl में, दूसरा इंटरचेंज मेरा क्या हुआ, H और Br में। दैट मीन्स यहाँ पे मेरे पास 2 इंटरचेंज हो रहे हैं। 2 इंटरचेंज हो रहे हैं तो मैं क्या कहूँगी, मेरे पास फर्स्ट एंड फोर्थ सेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह मेरे पास 2 रूल्स हो गए। वन इज़ मैं मॉलिक्यूल को रोटेट करके देखूंगी, अगर मेरा 90 का इवन मल्टीपल की रोटेशन है तो मेरी सेम फिशर प्रोजेक्शन है, ऑड की रोटेशन है तो मेरे पास फिशर प्रोजेक्शन दूसरे एनेंटियोमर को रिप्रेजेंट करें। ऐसे में इंटरचेंजेस देख रही हूँ, अगर मेरा इवन इंटरचेंजेस हैं तो मेरा मॉलिक्यूल सेम फिशर प्रोजेक्शन सेम एनेंटियोमर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट अगर मेरे मॉलिक्यूल में ऑड इंटरचेंजेस हैं तो मेरा मॉलिक्यूल डिफरेंट एनेंटियोमर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह 3D मॉलिक्यूल की मैं 2D फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ कर सकती हूँ और प्रेडिक्ट कर सकती हूँ मेरा मॉलिक्यूल सेम एनेंटियोमर को रिप्रेजेंट कर रहा है या डिफरेंट को कर रहा है। अभी हमारे पास जो कुछ कन्वर्जन होते हैं, बहुत सारी हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं, कुछ केस में हमारे पास इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो जाती है। मीन्स एक एनेंटियोमर से दूसरा एनेंटियोमर बन जाता है। सपोज मैं ये यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल दिखा रही हूँ, अगर मेरे पास किसी मॉलिक्यूल में यहाँ से ये वाला बन रहा है, इस साइड था ना मेरे पास ब्लू एटम, ऑपोजिट साइड हो गया, तो ये यूजली हमारा किस केस में होता है, SN2 रिएक्शंस में। SN2 रिएक्शंस में हमारे पास एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, मेरे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, सपोज क्लोराइड है, उसकी हम एक्वस QH के साथ रिएक्शन करते हैं। इस केस में मेरे पास OH वाला बॉन्ड बनना शुरू होता है, मेरे पास 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट होती है और ये वाला बॉन्ड मेरा ब्रेक होना शुरू हो जाता है। तो इस केस में मेरे पास जो मॉलिक्यूल बनता है वो ऑपोजिट स्टीरियोकेमिस्ट्री का बन जाता है, दैट इज तो इस तरह मेरे पास इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, मेरी जो कॉन्फ़िगरेशन है इन्वर्ट हो जाती है। अगर ये कब पॉसिबल है, जब मेरे पास रिएक्शन उसी कायरल सेंटर पे होती है। कुछ मॉलिक्यूल्स में हमारी रिएक्शन कायरल सेंटर पे नहीं होती, तो उस केस में हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया, मीन्स वही कॉन्फ़िगरेशन हमारी रिटेन रह गई। सपोज मेरे पास ये कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड, उस पर यहाँ पे OH ग्रुप लगा है, यहाँ पे H लगा है, ये मेरा CH2Br है। इसकी अगर हम रिडक्शन करते हैं तो मेरे पास ये मॉलिक्यूल सपोज बन जाता है। इस केस में देखो कायरल सेंटर मेरा ये है, बट रिएक्शन मेरी अदर देन कायरल सेंटर पे होती है। तो इस केस में मेरे पास रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन मीन्स रिटेन, रिटेंशन मीन्स वो कॉन्फ़िगरेशन वो कायरल सेंटर एज इट इज़ रह गया, इन्वर्जन मीन्स वो कायरल सेंटर इन्वर्ट हो गया। देन उसके बाद हमारे पास टॉपिक हमने अभी टर्म करी कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म्स आते हैं, वन इज कॉन्फ़िगरेशन, सेकेंड इज कॉन्फॉर्मेशन। कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है
इन स्पेस जो हमारे किसी भी पर्टिकुलर स्टीरियोआइसोमर को रिप्रेजेंट करता है। इस केस में एक कॉन्फ़िगरेशन दूसरी कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट नहीं होती सिंपल रोटेशन से। कॉन्फॉर्मेशंस हमारे पास रोटेशन से एक कॉन्फॉर्मेशन दूसरी कॉन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो सकती है। दोनों ही हमारे पास 3D अरेंजमेंट्स है। इस केस में एक कॉन्फ़िगरेशन दूसरे में रोटेट होकर नहीं कन्वर्ट हो सकती। कॉन्फॉर्मेशन में एक कॉन्फॉर्मेशन दूसरे कॉन्फॉर्मेशन में रोटेट हो सकती है। देन हमारे पास है स्पेसिफिकेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हमारे पास डी एंड एल नॉमेनक्लेचर है। अभी तक हमने कुछ टर्म्स पढ़ी हैं, प्लस एंड माइनस पढ़ा है। प्लस को हम स्मॉल डी से भी लिख देते हैं, माइनस को हम स्मॉल एल से भी लिख। ये हमें दिखाता है कि वो मॉलिक्यूल लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करता है, मीन्स डेक्सो रोटेटरी नेचर दिखाता है। ये दिखाता है हमारी लाइट राइट डायरेक्शन में रोटेट होती है, लेफ्ट में रोटेट होती है, और ये मॉलिक्यूल की लीवो नेचर के बारे में बताता है। अगर मेरे मॉलिक्यूल के सिंबल के साथ, मॉलिक्यूल के नेम के साथ स्मॉल डी या प्लस साइन है तो डेक्सो रोटेटरी नेचर दिख रहा है। अगर माइनस साइन आ रहा है तो मॉलिक्यूल लीवो रोटेटरी नेचर का दिख रहा है। इसके अलावा हमारे पास डी एंड एल नॉमेनक्लेचर है। डी एंड एल नॉमेनक्लेचर सबसे पहले एमाइल फिशर ने दिया था, गिवन बाय फिशर साइंटिस्ट ने, और रफली अज्यूम करके दिया था, एक्चुअल मॉलिक्यूल को देख के नहीं दिया था, मींस आर्बिट्रेरी दिया था, जस्ट अज्यूम करा था कि इसमें अगर राइट में ये ग्रुप लगा हो तो मेरे पास डी फॉर्म है, लेफ्ट में लगा हो तो मेरे पास ये फॉर्म है। तो ये उसने आर्बिट्रेरीली मीन्स अज्यूम करके दिया था। किसको अज्यूम करके दिया था? ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लिसरैल्डिहाइड हमारे पास मॉलिक्यूल 3 कार्बन की एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होता है। फर्स्ट पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है, देन सेकेंड कार्बन पे एच और ओ एच, और थर्ड ये मेरी सेकेंडरी एल्कोहल हो गया ग्रुप, और ये मेरा प्राइमरी एल्कोहल है। इस केस में उसने अज्यूम करा कि ग्लिसरैल्डिहाइड में अगर मेरे मॉलिक्यूल में राइट सेकेंड कार्बन पेनल्टीमेट कार्बन के राइट साइड ओ एच ग्रुप लगा हुआ है तो ये डी फॉर्म है, दैट इज डी ग्लिसरैल्डिहाइड। और अगर लेफ्ट हैंड साइड ओ एच ग्रुप लगा हो तो ये एल फॉर्म। ये उसने अज्यूम करके दिया क्योंकि उस टाइम अर्लियर कोई भी वे हमारे पास नहीं होता था हम कंपाउंड की एग्जैक्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री फाइंड आउट करें। आजकल के टाइम में जैसे एक्सरे वगैरह बहुत सारे मेथड्स हैं, उसमें हमें अपने कंपाउंड की एग्जैक्ट स्टीरियोकेमिस्ट्री पता चल जाती है। ये उसने रफली अज्यूम करा, बट लेटर एक साइंटिस्ट ने एक्सरे स्टडी करी कंपाउंड्स की, उसका नेम था विजय वोल्ट। एक्सरे के थ्रू, एक्सरे से मेरे कंपाउंड के एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, जैसे हम बोन्स का एक्सरे करवाते हैं तो हमें ये पता चल जाता है ना बोन कहाँ से डिसलोकेट हुई है, कहाँ पे बॉन्ड लेंथ कितनी है। तो विजुविट ने भी मॉलिक्यूल्स के एक्सरे के थ्रू स्टडी करी, वहाँ से उसने क्या प्रेडिक्ट करा, जो फिशर ने डी एंड एल कॉन्फिगरेशन दी है वो बिल्कुल सही है, जो वो कह रहा है कि राइट में ओ एच है। तो इस तरह उसने बहुत सारे कंपाउंड्स डीग्लिसरैल्डिहाइड के बेसिस पे उसने उसका नंबरिंग दी, नेमिंग दी, और उनका जो नॉमेनक्लेचर है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो एग्जैक्ट सही थी जो उसने प्रेडिक्ट करी थी। कहता अगर कोई मॉलिक्यूल में ग्लिसरैल्डिहाइड से बना रही हूँ, डीग्लिसरैल्डिहाइड से बना रहा हूँ, और मेरे पास मॉलिक्यूल में ऐसी रिएक्शन हो रही है कि ये वाला सेंटर मेरा अफेक्ट नहीं हो रहा, तो मेरे पास वो सारी ही प्रोडक्ट डी सीरीज़ के। सिमिलरली अगर एल सीरीज़ चूज़ करके बना रहा हूँ और ये वाला सेंटर
नहीं हमारा अफेक्ट हो रहा तो वो मेरे सारे एल कंपाउंड सीरीज़ के कंपाउंड है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके लिए मैं पहले आपको एक जर्नल बताऊंगी। सपोज़ मेरे पास कोई एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, इसमें मैंने HCN ऐड करा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बनता है RCH, यहाँ पे CN ने अटैक करा OH, देन उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, कार्बोक्सिल मॉलिक्यूल बन गया। अगर मैं इसमें देखूंगी मेरे पास सपोज एक कार्बन में मिथाइल ग्रुप लगा दो, मेरे पास 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, उससे मेरे पास कंपाउंड क्या बन रहा है 3 कार्बन वाला। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड उन्होंने 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल ले लिया CHO। यहाँ पे मैं और कलर से दिखा रही हूँ, जिस वाले कार्बन के बेसिस पे उन्होंने स्टीरियोकेमिस्ट्री D सीरीज दी, ये मॉलिक्यूल था मेरा। इसकी HCN के साथ रिएक्शन करी, हमारे पास क्या बन गया CHOH CN, एक नया स्टीरियो सेंटर मेरे मॉलिक्यूल में बन गया। और जो मेरी कार्बन जिसके बेसिस पे D सीरीज नेम आए, वो वाली कार्बन का ग्रुप्स को कोई इफेक्ट नहीं हुआ, उसकी हाइड्रोलिसिस करी तो मेरे पास क्या कंपाउंड आ जाएगा, कार्बोक्सिल ग्रुप हमने दिखा दिया। यहाँ पे H और OH हम ऐसे दिखा रहे हैं, यहाँ पे भी OH हम ऐसे दिखा देते, इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर अस टू स्टडी। एंड ये मॉलिक्यूल मेरा, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हमारी नहीं अफेक्ट हो रही। देन इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करा, मेरे मॉलिक्यूल में एक नया स्टीरियो सेंटर बन गया, बट जिसके बेसिस पे मैंने D नेम दिया है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री हमारी एज इट इज़ चल रही है। तो ये जो मेरे पास 4 कार्बन वाला कंपाउंड बना है वो भी मेरे पास D सीरीज का ही आ गया। तो इस तरह हमारा जो फिशर साइंटिस्ट ने डिग्लिसरॉल्डिहाइड और एल्गिसरॉल्डिहाइड स्टैंडर्ड चूज़ करके उससे बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए, ऐसे कंपाउंड्स बनाए जिसमें ये वाला स्टीरियो सेंटर मेरा अफेक्ट नहीं हुआ, तो वो सारे कंपाउंड को उन्होंने D सीरीज़ का नेम दे दिया। ऐसे ही L सीरीज़ वाले बनाए, उनको उन्होंने L सीरीज़ वाला नाम दे दिया। तो इस तरह उसने D एंड L सीरीज़ के नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे बहुत सारे कंपाउंड्स को कॉन्फ़िगरेशन असाइन करी। बट इस सीरीज़ के भी हमारे कुछ ड्रॉबैक्स हैं। जो D एंड L नॉमेनक्लेचर है हमारा, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारे पास क्या था, कुछ कंपाउंड को उन्होंने सिंथेसाइज करा, जब उन्होंने सिंथेसाइज करा तो जो सीक्वेंस लगाया उनके अकॉर्डिंग वो D सीरीज़ के कंपाउंड्स थे, दूसरे पे सीक्वेंस लगाया वो L सीरीज़ के अकॉर्डिंग वो L सीरीज़ का कंपाउंड बन रहा था। बट एक्चुअल में सेम कंपाउंड को उन्होंने D बोल दिया अगर D सीरीज़ का हमारा सीक्वेंस मैच हो गया, L बोल दिया अगर L वाला सीक्वेंस मैच हो गया, तो उस केस में हमारे पास D एंड L नॉमेनक्लेचर हमारा जस्टिफाई नहीं हो पाया। देन उसके बाद हमारे पास था, अगर मॉलिक्यूल में 2 और मोर कायरल सेंटर है तो उस केस में इट क्रिएट्स कंफ्यूजन कि हमारे पास D एंड L सीरीज़ कैसे, तो ये हमारे ड्रॉबैक्स थे। अब हमारे पास एक और टर्म आ गई, हमने अभी तक स्टडी करी स्मॉल d और प्लस, जो हमारे मॉलिक्यूल को डेक्सोरोटेटरी नेचर का बताते हैं, L और माइनस लीवो का बताते हैं। कैपिटल D और स्मॉल d का आपस में कोई लेना देना नहीं है। अगर मेरा मॉलिक्यूल कैपिटल D रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो ग्लिसरॉल्डिहाइड के रेफरेंस में OH की राइट पोजीशन बता रहा है। अगर L सीरीज़ का बता रहा है तो OH की ग्लिसरॉल्डिहाइड के विद रिस्पेक्ट लेफ्ट है। ये L सीरीज़ वाला लाइट को डेक्सोरोटेटरी लीवो दैट इज़ राइट हैंड डायरेक्शन में कर सकते हैं। सिमिलरली D सीरीज़ वाला भी लाइट को लीवो एंड डेक्सो दोनों उसमें। इट मीन्स अगर मेरे पास कोई D सीरीज़ का कंपाउंड है उसके साथ मैं
प्लस साइन भी यूज़ कर सकते हैं। डी मेरा OH ग्रुप की राइट पोजीशन बता रहा है ग्लिसरॉल्डिहाइड के रेफरेंस में, प्लस मेरा उस मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल प्लेन पोलराइज लाइट की रोटेशन किस तरफ है वो बता रहा है। सिमिलरली L सीरीज वाला कंपाउंड, दैट मीन्स डी के साथ मेरा दोनों टर्म्स आ सकते हैं, बिकॉज प्लस डी का रेफरेंस हमारा पोजीशन ऑफ OH ग्रुप है, प्लस माइनस हमारा लाइट की लेफ्ट और राइट की तरफ बता रहा है। L सीरीज का अगेन उसके साथ भी हम प्लस और माइनस या स्मॉल डी और स्मॉल एल, यहाँ भी स्मॉल डी और स्मॉल एल लिख सकते हैं। इनका आपस में कैपिटल डी का स्मॉल डी से कोई लेना देना नहीं। कैपिटल डी राइट पोजीशन ऑफ OH ग्रुप दिखा रही है, स्मॉल डी लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करने का बता रहा है। इनका आपस में कोई वो नहीं है। हम दोनों कैपिटल डी और कैपिटल एल के साथ कोई भी जो भी मेरा मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल रोटेशन होगी उसके अकॉर्डिंग सिंबल यूज़ कर सकते हैं।